और हमारे साथ में आज सत्र का नाम मनोज भैया दिया गया है पूरब का बेटा। आपके गाने की पंक्ति भी है और पूर्वांचल का इस मालव माटी से ये मिलन मुझे लगता है कि हम सभी को अभिभूत करता है, रोमांचित करता है और हम सब बहुत उत्सुक हैं। आप देखिए सारे युवा यहाँ पर जो पत्रकारिता के छात्र हैं, लिटचौक के साथी हैं, इंदौर के बहुत वरिष्ठ जन हैं, आपको सुनने को उत्सुक हैं। सबसे पहले तो मैं लिटचौक की पूरी आयोजन समिति की तरफ से, इंदौर शहर की तरफ से, अभी देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, विनम्रता क्या होती है, रिश्तों को कैसे निभाया जाता है। एक सिर्फ टेलीफोन था और मनोज भैया ने आग्रह मान लिया, और वो ऐसे समय में जब घर में बिटिया का आगमन हुआ तो रिंकिया के पापा एक बार फिर पापा बने हैं और बिटिया के जन्म की पूरी बधाई हम सभी लोग इंदौर के जोरदार ताली के साथ अभिनंदन है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने कि बेटी बचाओ आंदोलन जो शुरू हुआ है, कानून बना, उससे बहुत पहले कुछ गाने गाए भोजपुरी में जिसमें इसी तरह का आग्रह था, इसी तरह का दर्द था और इस देश में बेटियों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार को लेकर एक कसक थी। और हम अभी वही बात कर रहे थे कि वो कानून बन गया और उसी के घर में साक्षात लक्ष्मी और सरस्वती का आगमन जो है वो ये बताता है कि उन्होंने ये सब कुछ दिल से चाहा और कहा और लिखा। इसी बात पर आपका बहुत अभिनंदन मनोज भाई और इंदौर की धरती पर आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद जयदीप भाई, और हमारी तरफ से इस धरती को, मालवा की धरती को और इंदौर को सादर प्रणाम है। आप सबको भी जो लोग उपस्थित हैं यहाँ पे। मैं जब जब आता हूँ थोड़ा सा ताज़ा होके जाता हूँ, थोड़ा फ्रेश होके जाता हूँ, एक ताजगी लेके जाता हूँ। और मेरा तो यहाँ से बहुत बड़ा कनेक्शन है क्योंकि हम महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के बनाए काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़े हैं और उनके पूर्वज यहाँ से हैं, इसलिए जब मालवा की बात होती है तो एक अलग ही भाव आता है। और आपने कहा हमने समय दिया, मुझे लगता है कोई भी जो समझदार व्यक्ति होगा वो इंदौर के आमंत्रण को ठुकरा नहीं पाएगा। बहुत बढ़िया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा है और नाम भी इतना अच्छा है, लिट चौक। भले मैं कंफ्यूज हो गया तो मुझे लगा लिट्टी चोखा से संबंधित है। मुझे लगा लिट्टी से लिट है और चोखा से चौक है, बाद में आया कि नहीं लिटरेचर चौक से कुछ संबंधित है। तो भी मुझे लगा ये भी हमसे जुड़ा हुआ है, हम लोग साहित्य को लेके ही आगे बढ़े हैं। और एक बार फिर से मैं इस पूरे कार्यक्रम की सफलता के लिए शुभकामना करता हूं। कल का दिन आपका बहुत अच्छा रहा है और कल का दिन भी अच्छा रहेगा, और कल भी अच्छा था और कल भी अच्छा रहे, इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है। बहुत धन्यवाद मनोज भाई। मैं इससे पहले कि उन प्रश्नों पर आऊं, जो मनोज तिवारी जो कि एक राजनेता भी हैं, मनोज तिवारी जो कि राजनीति से आने से पहले एक अभिनेता के रूप में, एक भोजपुरी गायक के रूप में ऐसे सेलिब्रिटी और ऐसे स्टार बन चुके थे कि जिनके कई एल्बम ऐसे सुपरहिट हुए रातों रात कि कई लोगों को रश्क भी होने लगा, बहुत नाम कमाया, धूम मचाई। वो मनोज तिवारी जो यहाँ पर आए हैं, मंच पर बैठे हैं, सांसद भी हैं और प्रतिनिधित्व भी पूर्वांचल का करते हैं, उत्तर पूर्वी दिल्ली की सीट भी है, बहुत अपने बयानों के लिए सही सीधी सटीक बात कहने के लिए जाने जाते हैं। इस यात्रा से मैं चाहता हूं कि आज हमारे लिट चौक के जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो उससे गुजरें। लेकिन चूंकि मैंने जिससे भी पूछा कि मनोज भाई से बात करनी है, हमारे पास पूर्वाग्रह हो सकता है, पत्रकार भी हैं, जानते भी हैं क्या पूछा जाए। नहीं भैया, उनके तो गाने बहुत पसंद है, आप तो उनसे गाना गवा दीजिएगा कोई। हम आगे बातचीत भी करेंगे, कुछ एक दो गाने भी सुनेंगे, लेकिन इस धरती पर जब आप आए मालवा की, तो ऐसा कोई गीत जो स्वागत अभिनंदन गीत बन जाए और जो इस पूरी महफिल को, इस बातचीत को अच्छे तरीके से आगे बढ़ाने में मदद करे। तो एक छोटी दो पंक्तियां कुछ आपकी हो जाए मनोज। मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्व विद्या की राजधानी राजधानी। मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्व विद्या की राजधानी राजधानी। यहाँ की है यह पवित्र शिक्षा कि सत्य पहले फिर आत्म रक्षा। प्रगट हुई है नवीन होकर
ये विश्वविद्या की राजधानी, राजधानी। ये हमारे बीएचयू का कुल गीत है, जिसको गाते समय मुझे याद आते हैं मालवीय जी, याद आते हैं मालवा के उनके पूर्वज, और वो सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं। और आपने थोड़ी देर पहले जयदीप भाई आपने कहा कि हमारे से गाना लोग सुनना चाहते हैं। एक्चुअली मैं गाने में ही बात भी करना चाहता हूँ। बोलना तो कई बार बहुत नीरस हो जाता है। बड़ा बड़ा वक्ता अगर बहुत लंबा समय तो लोग घड़ी देखने लगते हैं। अगर इतना बड़ा संप्रेषण का माध्यम संगीत है, गीत है, मेरे 4 गाने जो हमने 1996 में गाया वो आज कानून बन गए। जी। मैं भोजपुरी में गाता था, लेकिन सोच तो भाषा से बहुत ऊपर होती है ना। हम भोजपुरी में सोचता नहीं, आप किसी और भाषा में, हिंदी में सोचेंगे, कोई अंग्रेजी में सोचता है, कोई पंजाबी में सोचेगा, कोई गुजराती में सोचेगा, कोई छत्तीसगढ़ी में सोचेगा। तो हमने सोच के लिखा था। जब हमने देखा था कि बेटियों की गर्भ में हत्या हो रही है, 1996 का समय था, नया नया अल्ट्रासाउंड आया था। जिसको बेटी नहीं चाहिए होती थी वो आके बड़ी गर्व से जाके कहता था हमने सफैया करा दी। तो मुझे एक खतरा दिखा था, मैंने एक गाना गाया था जी। कि अगिया दहेज के कैसन तेज हो गई, बेटी जन्मावल परहेज हो गई। तब हमने उसमें एक लाइन कही थी कि अभी तो नौकरी के लिए लाइन लगाए हो ना, अभी तो नौकरी के लिए कंपटीशन दे रहे हो ना। ढेर नहीं खेदीन अब तो उहो जुग आई कि शादी बदे बबुआ कंपटीशन देवे जाई हो। सुनी हो खे शुरू अब तो सेज हो गई, बेटी जन्मावल परहेज हो गई। ये मैं 1996 में गा रहा था। मैं रोमांटिक सॉन्ग्स भी गाता था, मैं देशभक्ति गीत भी गाता था, मैं माता के गीत भी गाता था, लेकिन मैं ऐसे सामाजिक गीत गाता था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि एक दिन नरेंद्र मोदी नाम का एक व्यक्तित्व देश का प्रधानमंत्री बनेंगे और मेरा गाना कानून बन जाएगा। मैंने गंगा की स्वच्छता पे गाना गाया जी। कि गंगा मैया के समैया से बचा ले भैया, भारत के कल्याण चाहे तो मैं गा तो गंगा रहा था, लेकिन शिप्रा जी थी ना उसमें, नर्मदा थी ना उसमें, नदियों की स्वच्छता तो थी ना उसमें। तब हमने कहा था कि भारत के कल्याण चाहे तो गंगा मैया के समैया से, समय से इसको बचा लो। तो नमामि गंगे मंत्रालय बन गया, कानून भी बना, मंत्रालय। वो हम कहाँ जानते थे, और उस समय बनते समय हम भी सांसद थे। हमने गाना गाया था एक लाल बत्ती के खिलाफ कि नियम का बघारो ताड़ो, रास्ता छोड़ो मंत्री जी के गाड़ी आवता, सड़क खाली करो राजा के सवारी आवता। हटो भाई, राजा आ रहे हैं। ऐसा लगता था मिनिस्टर है तो उससे ज्यादा उसकी लाल बत्ती डराती थी। मुझे क्या पता था एक दिन ऐसा शासन आएगा, एक नरेंद्र मोदी नाम के प्रधानमंत्री बनेंगे। लाल बत्ती अपने से मंत्री लोग उतार उतार के रख रहे थे, अधिकारी लोग अपने से उतार के रख रहे थे। तो देखिए, हमारा कहने का मतलब है कि दुनिया में बहुत सारी चुनौतियां हैं, लेकिन हमारा गाना कई सब्जेक्ट को एड्रेस करता है। हमने कारगिल जब जीता तब भी हमने गाना गाया था कि बच्चा बच्चा जहां पूरा हिंदुस्तान चाहता, हमारा देश के हर हिंदू मुसलमान चाहता, सिख ईसाई हो के चाहे हो पठान चाहता,
खाली कारगिल नहीं पूरा पाकिस्तान चाहता। तो हम ये गाना गाते थे, जब संसद पे हमला हुआ तब भी हमने गाया था कि संसद हृदय देश का होता, देश पे ये हमला है, करो या मरो होने वाला जग में कहां टला है। संसद ना बीजेपी की, ना सपा की, ना कांग्रेसी, कम्युनिस्ट ना राजद, ना बसपा एडीएमके की। सोचो उड़ जाती यदि संसद, मर जाते सब नेता। सोचो उड़ जाती यदि संसद, मर जाते सब नेता, तो देश के वीर जवानों को, देश के वीर शहीदों को ये देश क्या उत्तर देता। पर कितने लोग तो सोच रहे थे कि ये नेता मर जाते तो बहुत अच्छा होता। ऐसे भी लोग थे, पर ये बहुत अच्छा होता, ऐसा भाव भला क्यों आया। देश के भाग्य विधाताओं से क्यों था मन भर आया। तो देश की जनता का रुख समझो, देश की मान बचा लो, आगे बढ़ो और संसद वालों, दुनिया को अपनी औकात बता दो। जागो वीर जवानों, धर लो हाथ कटारा, हिंद के मंदिर मस्जिद जगह गिरजा गुरुद्वारा। जिसे जहां से शक्ति मिले वो उस शक्ति का ध्यान करे, रोज रोज मरने से अच्छा एक रोज प्रस्थान करे। अमेरिका इंग्लैंड चीन लादेन का चक्कर मत पालो, ऐ दुनिया वालों, हाँ 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 ऐ संसद वालों, दुनिया को हिंदी में समझा डालो। आतंकवाद मिटाना है तो अंतिम बिगुल बजा डालो। मैं ऐसा गाता रहता, गाने को तो मैं कुछ और ही गा दिया था, कंपनी वालों ने काट दिया। अब उसमें नहीं जाना चाहता हूं मैंने तो कुछ और गा दिया था। लेकिन आतंकवाद मिटाना है तो अंतिम बिगुल बजा डाल। एक जगह तो हमारे विचार अलग हो सकते हैं, हमारी सोच अलग हो सकती है, हमारी योजना अलग हो सकती है, लेकिन देश के लिए तो एक सोच होनी चाहिए। जहां देश का मान बढ़ता है वहां सारी राजनीति हटा दो, देश का मान सबसे ऊपर होना चाहिए। ये तो करना ही चाहिए। बहुत बहुत खूबसूरत बात कही मनोज भाई। सच कहूँ ना, मैं श्रोताओं के भी दिल की बात आपको बता सकता हूँ। मन तो ये कर रहा है कि आज यहाँ किसी संचालक की आवश्यकता नहीं है, मनोज भाई गाते रहें, हम सब सुनते रहे, बच्चे युवा तालियां बजाते रहे। बहुत अच्छा लग रहा है। वो भावुक गीत है, बहुत बेटियों वाला जो आपने गीत कहा। और आप अभी, हम जब यहाँ मंच पर आने से पहले बैठे थे, बातचीत करे, तो आपने कहा था कि कोई 1-1 लाख लोगों की सभा होती थी और आप ये गाना गा देते थे तो लोगों की आंखों में अश्रु आते थे। मुझे लगता है वैसे ही भाव जगाने वाला गीत है। आपने देश से जुड़ा। मैंने क्या किया जयदीप भाई, देखिए अभी तो क्या है कि समाज में सबके पास समय भी नहीं है दूसरों के बारे में जानने, और हम लोग इतना ऐसे कोई लोग नहीं है कि हमारी हर बात लोग जाने। हाँ, कुछ बातें चल जाती है, जैसे रिंकिया के पापा चल गया है। तो हमारा गाना है ना कि ही हंस देले रिंकिया के पापा, चट देनी मार देली खींच के तमाचा, ही हंस देल रिंकिया के पापा। सुनीला की मर्द के ना नाव लिहल जाला, उनके बिना नाव लिहले कुछो ना कहाला। नाव लेके कहेली कि चाय दो जरा सा, ही हंस देल रिंकिया के पाप। अब देखो, गाना तो मैंने गा दिया, लोग बहुत पसंद भी कर लिए जी। आप पूरब के बेटा नाम है, वो उस एल्बम में से है। इसी एल्बम का एक गाना था। अब जो सोच के मैं गाना गाया वो लोग समझते ही नहीं है, पता नहीं क्या क्या समझते हैं। आज समझा दीजिए। नहीं, मैंने गाना गाया कि दाम्पत्य कैसे खुश रह सकता है। दाम्पत्य की खुशी तो बहुत आवश्यक है। हम देखते हैं किसी का पता चलता है 2 साल में 5 साल में डिवोर्स हो गया, अलग हो गए, लड़ाई लड़ रहे हैं, कोर्ट जा रहे हैं, समझ में नहीं आता कहाँ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में मैंने कहा था कि चट देनी मार देली खींच के तमाचा जी, और ही हंस देले। अगर मैं गाया होता हा हंस देले, अट्टहास कर रहा है, ऐसा नहीं है।
ही हंसने का मतलब है हंसी मजाक में बात को उड़ा देना। तो अगर कभी पत्नी नाराज हो गई और तो पति ने उसको हंस के उड़ा दिया बात को, तो प्यार बढ़ेगा कि घटेगा? बिल्कुल बढ़ेगा, प्यार बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो ये भाई बहुत लोग हैं ना सुन अगर- रहे हैं, जो वुड भी हैं वो भी सुन ले, और जो अभी हैं और थोड़ी परेशानी झेल रहे हैं। नहीं, अगर पत्नी ने, हमने कहा ना कि वो बोली कि चाय दो जरा सा, अगर वाइफ ने कब्यूल दिया कि जरा मनोज वो जरा चाय दे देना, तो बेइज्जती हो गई क्या? ये कैसे आ गया दिमाग में कि पति चाय नहीं दे सकता, पति बच्चे को नहीं खिला सकता? बार बार भाषण लंबा चौड़ा देते जाते हम लोग कि सब नारी पुरुष एक बराबर है, तो इसलिए मैंने उसको हंसी हंसी में बात बना, पर वो रिंकिया के पापा आपका ट्रेडमार्क बन गया, मैं उस पर कहे कहूंगा। घर में पहनूंगी मैं लूज पैजामा, सूट सलवार चोली का नहीं जमाना। तो अगर एक बेटी बहू होके आती है, अगर वो आजकल पैजामा जैसे होते हैं ना, वो देखो मैं गांव का आदमी हूँ, क्या बरमूडा टाइप का बोलते हैं लोग, अगर कोई बच्ची पहनना चाहती है तो खाली कहने के लिए घर की बेटी है, हमारी बेटी पहनती है तो सब अच्छा है, बहू पहने तो उसमें इतनी सारी, तो मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा ढील दिया होना जाना चाहिए, ढीला पजामा पहनने देना चाहिए, कोई थोड़ी ढील दी जानी चाहिए। अच्छी बात कह रहे हैं आप। मैं थोड़ा सा आपकी यात्रा, चूंकि ये महत्वपूर्ण आयोजन है, साहित्य संस्कृति कला कर्म से जुड़ा हुआ, आप राजनेता भी हैं, अभिनेता भी है, तो आपकी एक, आपका अभी तो ये नाम है ही मनोज तिवारी, एक मृदुल नाम से आपका बहुत कनेक्शन है। वो मृदुल नाम जो है, कुछ गुलशन कुमार जी का भी उसमें नहीं, तो आप पहले थे भोजपुरी के गायक जिसको टी सीरीज ने मौका दिया, और ये मृदुल नाम से आपका क्या कनेक्शन रहा? नहीं, मृदुल मैंने अपने लिए एक डेफिनेशन बनाया, परिभाषा बनाई। अभी मुझसे एक दोस्त पूछ रहे थे कि इंसान के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, तो हमने कहा डबल एच, ऑनेस्टी और ह्यूमिलिटी। क्या आप इतना कर सकते हैं कि भाई ठीक है ना, हमको तो समाज में कभी कभी कुछ लोग ताने मारेंगे और हमसे गलती हो भी सकती है, हम कौन, गलती प्रूफ तो इंसान हो नहीं सकता जी। तो तानों से सीखो, विनम्र बने रहो और ईमानदार रहो। ईमानदार मीन्स कि खाली नहीं कि एक ही जगह ईमानदार हो, समाज से ईमानदार रहो, खुद से ईमानदार रहो, परिवार से ईमानदार रहो, दोस्तों से ईमानदार रहो, देश से ईमानदार रहो। तो जब इतनी ईमानदारी आएगी और विनम्रता बनी रहेगी, तो मैंने विनम्रता को ही, मृदुल माने विनम्र, कोमल है, हाँ, मृदुल है, विनम्र है, हाँ, तो उससे आपको इस नाम अपने लिए, मैं उसको परिभाषा बनाया कि हमें विनम्र रहना है। अच्छा, ये जो विनम्रता तो है आपके स्वभाव में नहीं, है, कभी कभी टूट भी जाती टूट है। जा मैं आने वाला था, आज ही बिलावल भुट्टो पे आप बुरी तरह टूट पड़े हैं। मैं क्या है, देखो बिलावल भुट्टो जैसे लोग, देखो जब हमारे देश का कोई अनादर करेगा, हमारे देश के चुने हुए प्रधानमंत्री का कोई अनादर करेगा, तो फिर विवेकानंद जी की बात याद आएगी ना। विवेकानंद जी ने शिकागो में भारत की सारी अच्छी बातें कही हैं, तो क्या विवेकानंद जी देश में आने के बाद कभी भारत की कुछ व्यवस्थाओं की बुराई नहीं करते थे? करते थे, लेकिन बाहर नहीं करते, लेकिन बाहर नहीं करते थे। वो शिकागो में नहीं किया उन्होंने। तो इसलिए कुछ जगह ऐसे होते हैं जहां सब कुछ छोड़ करके देश के खिलाफ अगर किसी ने बोला तो फिर सारी विनम्रता खत्म, फिर मृदुल नहीं रहते, फिर ना फिर कैसे रहेंगे? तो फिर अब वैसे भी देखिए मैंने क्या कहा, 16 दिसंबर की याद जब जब आएगी, हाँ, पाकिस्तान को 93,000 सैनिकों के समर्पण की कहानी याद आएगी, और जब ये सब कुछ याद आएगा तो बिलावल बिलबिलाएगा। तो याद तो कल का दिन था, कल चलता कि ये साइन कर रहे हैं, 93,000 लोग बंदूकें रख के हाथ उठा करके सरेंडर कर रहे हैं, ये कहानी चलने की जगह बिलावल भुट्टो चलने लगा, और शाम आते आते और चलता, तब तक बीच में राहुल गांधी जी चलने लगे। अब ऐसे लोगों को क्या कहा जाए? आपके राजनीतिक कमेंट पे आऊंगा, पहले बताइए कि वो छोरा गंगा किनारे वाला जो था, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़ा, बनारस के गंगा घाट से वो बगल वाली कैसे निकली, और फिर बगल वाली पहला ही एल्बम और वो भी सुपरहिट? नहीं, पहला नहीं था, 43वां था। अच्छा, तो उसके पहले वाले, मैं अब तक 5,027 गाना गा चुका हूं। मैं देख रहा था 4,800 का पुराना रिकॉर्ड था, 5,027 हो गया। 5,027 गाना गा चुका हूं, और
मैं अभी लास्ट में ना तिरंगे के लिए गाना गाया, ओ मेरे देश की शान तिरंगा ये घर घर में लहराए, हर बालकनी पे सोहे हर छत पे ये फहराए, मेरे देश की शान तिरंगा ये हर घर में लहराए, हर बालकनी पे सोहे हर छत पे ये लहराए, ये है तिरंगा मेरी शान का, भारत के प्यारे इस अभिमान का, ये है तिरंगा मेरी शान, हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा। ये मैंने गाया। हमने तो देखिए मैं 5027 गाना सब चुन चुन के रखा हूं। अच्छा, पहला क्योंकि रिकॉर्ड पे तो बगल वाली जान हिट मारे हुआ ली बहुत, में हाँ। है, लेकिन बगल सबसे पहला कौन सा था आपका फिर? सबसे पहला तो माँ का गीत था। अच्छा, बताइए कौन सा? देखिए मेरा जीवन तो माँ की आराधना में ही आता है। हम केवल यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता केवल श्लोक नहीं पढ़ते हैं, हम पूरी जीवन में मानते हैं कि शक्ति अगर कहीं है तो माँ में है, बेटी में है, नारी में है, और उस शक्ति का जितना सम्मान किया जाए उस आराधना को मैं आगे बढ़ाता हूँ। मेरा पहला गाना था, वो हमारा फोक है, मेरी माँ ने मुझे सिखाया था कि निबिया के दाढ़ी मैया डालेली झूलुआ हो कि झूली रे झूली ना, मैया मोरी गावेली गीतिया हो। माँ गीत गा रही है, प्यास लगती है, जाती है मालिन के पास, कहती है मालिन मुझे पानी पिलाओ। जो मालिन रोज उसको फूल चढ़ाती है वो कहती है मैं तुम्हें पानी नहीं पिला सकती। कैसे के पानिया पियाई मोरी मैया हो कि मोरी गोदीना, बाटे बालक अबोध मई। वो कहती है मेरे गोद में एक अबोध छोटा बच्चा है माँ, मैं तुम्हें पानी नहीं पिला सकती। माँ बोलती है सोने का पलंग आया, मालिन बोलती है टूट के गिर जाएगा, सोना है, मेरा बच्चा गिर जाएगा। माँ बोलती है मैं तेरे बच्चे को अपने इस हीरा मोती के आंचल में छुपा लूंगी। बहुत सुंदर। बोलती है नहीं मानेंगी। एक हाथे लिहली मालिन सोने के घड़ी लवा हो, दूसरे हाथे ना आपन लिहली बलकवा। अपने बालक को तब भी अलग नहीं करती है, पानी उठाती है, बोलती है आओ पियो। और माँ ने उसको पीते ही कहा कि तुम खुश रहो। तो मैं वहाँ रिसर्च करने लगता हूँ कि ये जो गाना मेरी माँ ने सिखाया कि मालिन ने इतनी तर्क किए जगत जननी जगदम्बा भगवती से कि मेरे गोद में बच्चा है माँ, तेरा पलंग टूट जाएगा, तो भी माँ नाराज क्यों नहीं होती है। तो मुझे लगता है ये कहानी बताती है कि देवी देवता माँ से पहले भी एक माँ के लिए अपना बच्चा है, उस बच्चे का ध्यान दो। और मैंने इसको दे दिया, ये यूनिसेफ ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा, पोलियो का टीका लगता था ना, तब ये गाना उत्तर प्रदेश बिहार का वो उनका यूनिसेफ का सॉन्ग था। तो ये आपका पहला गाना था? ये मेरा पहला गाना। इस यात्रा तक आपने शुरू में ही सोच लगा था बचपन में या पढ़ाई के जमाने में कि आपको लोक गायन के क्षेत्र में जाना है, फिर अभिनय में जाना है? ये यात्रा शुरू कैसे हुई? नहीं, मैं तो स्पोर्ट्स टीचर हूँ। हाँ। मैं खिलाड़ी हूँ। जी जी। मैं अपनी यूनिवर्सिटी क्रिकेट टीम का कैप्टन था। और मैं बेसिकली मैं बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, मैं बीपीएड एमपीएड हूँ, मैं खेल शिक्षक हूँ। तो अब एक दिन लगा मुझे कि यार मुझे गाने में अपना ट्राई करने, क्योंकि मैं लिखता भी, ये सब गाने मैंने आपके खुद लिखे हुए। ये खासियत है मनोज भाई के, जितने भी गाने हैं उन्होंने खुद ही, जब ही वो कह रहे थे ना कि मैंने उसमें हा नहीं किया ही किया, क्योंकि वो खुद लेखक भी हैं, खुद गायक भी हैं, तो शब्द और उसके भाव भी उनके हैं और उन भावों का प्रकटीकरण भी उनका है। अब जैसे आज मैं सोच रहा था कि अगर आज अचानक कविता बनाने को होगी तो क्या बना सकता हूं, बताइए। गुजरा हूं मैं जाने कितने दौर से, सीख के कुछ जाऊंगा आज इंदौर से। क्या बात है। गुजरा हूं मैं जाने कितने दौर से, सीख के जाऊंगा आज इंदौर से। लिट्टी चौक के फंक्शन में कुछ पाऊंगा,
फिर से खाली होऊंगा लेने आऊंगा, क्या बात। फिर से खाली होऊंगा, जब कुछ खाली होगा तो लेने आऊंगा। तो आप मैं तो आशु बनाते कवि भी रहता हैं, तुरंत ही लिख देते हैं, तुरंत ही गा भी देते हैं, ये हुनर है, कला है। लेकिन खेल के मैदान से गायन तक ये हम अच्छा, ये आपका सफर भी सबके सामने आ रहा, रोचक है कि शरीर सौष्ठव से फिर कला, गायन, फिर अभिनय, फिर आगे राजनीति। थोड़ा हमें भी ले चलिए ना इस यात्रा पे। मैं राजनीति में हूं ही नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हम जब 2014 में सांसद बने तो पहले मीटिंग में हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हमारे नेता हैं, उन्होंने पहली बात यही कही थी कि मैं प्रधान सेवक हूं और तुम लोग सेवक हो। तो राजनीति राजा लोग जाने, हम सेवक हैं, सेवा करने में लगे। उस दिन उन्होंने मेरा, देखिए मैं लंबे समय तक के लिए राजनीति में नहीं आया था जी। मैं तो सिर्फ इसलिए आया था कि यार मुझे, जैसे सभी का विश्वास बनता है, मुझे लगा इस नरेंद्र मोदी जी को या देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। मुझे 2012 में ऐसा महसूस हुआ, क्योंकि मैं गाना गाता था ना जी। सब हुए रुपये के खेल से लयदिमी के लगल बा। हमने कपड़ों का सेल लगा देखा, आप आदमी का भी सेल लगा हुआ है। तो मैं सिर्फ इसलिए आया कि यार ये इस करप्शन के, इस निराशा के माहौल को थोड़ा बदलो। लेकिन मैं एक दिन बदल गया। मैं जब पहली बार घुस रहा था पार्लियामेंट में, आप लोगों ने भी देखा होगा, और मैं नरेंद्र मोदी जी से 7 कदम पीछे था। सब लोग घुस रहे थे जिस गेट से, उसी सीढ़ी पे वो मत्था टेक करके मेरे जीवन का वो चेंजिंग मोमेंट था। तब मैं सोच लिया कि देखो मनोज, अब तुम्हें भागना नहीं है। जब इस भावना से कोई इस मंदिर समझ के प्रवेश कर रहा है तो इनको ताकत देने में लगना चाहिए, बाकी जो होगा देखा जाए। मतलब आप केवल एक प्रयोग के तौर पर देखते हैं, मजाहिया तौर पर, या एक चलो मौका है देख के आ गए, लेकिन फिर आपको उसकी नहीं, मौका भी नहीं। हाँ। मुझे लगा कि हम लोग जाने जाते हैं, मैं अच्छा, तो आपकी लोकप्रियता की हमारी वजह से एक बड़ी दुनिया है जी। और एक बहुत बड़ी दुनिया को मैं जो कहता हूं वो मानते हैं जी। हमारी सुनते हैं जी। तो मैं उनको कहा कि नहीं चलो ऐसा करते हैं, तो ऐसा मैं नाम ले, आपकी लोकप्रियता का लाभ मिलेगा और हाथ मजबूत होंगे। हाँ, लेकिन तो बाद में इनको- आपको लगा कि ये गंभीर है और इसको आगे बढ़ाना चाहिए। पहले यही सोचते थे कि इनको बना देंगे, ये खुद काम करते रहेंगे, हम फिर सिनेमा करेंगे, फिर गाना गाएंगे। लेकिन बाद में लगा रहे नहीं नहीं, अभी आने के बाद तो दुश्मन और बढ़ेंगे, तो उन दुश्मनों से निपटने के लिए हम लोगों को अभी साथ देना चाहिए। बहुत बढ़िया। आपने राजनीति में क्यों आए और कुछ समय के लिए आए थे वो तो बताया, लेकिन ये फिर से ले चलिए ना, मुझे बहुत रोचक लग रही थी कि एक आपने सोचा कि गाने में आजमाते हैं, फिजिकल एजुकेशन सब करके, फिर जब आप इधर आ गए। अच्छा एक बात और बता दूं, कुछ बातचीत तो हम कर रहे हैं जी, कुछ सवाल सामने से भी आएंगे। लिट चौक की परंपरा है, देखिए एक माइक उधर जा चुका है, इसीलिए मुझे समझ में आ गया। तो बहुत, पर अभी मैं सत्र को खोलूंगा। पहले मैं चाहता हूं कुछ बारीक बातें आपसे। क्या गाना लोग गवा लेते हैं, राजनीति के सवाल पूछ लेते हैं, आपका मृदुल स्वभाव कई बार एकदम से टूट भी जाता है। मैं चाहता हूं कि ऐसी छोटी बातें आपके व्यक्तिगत जीवन की जो सामने नहीं आ पाई हैं, लिट चौक का मंच है, मैं भी पत्रकार हूं तो मैं चाहूंगा वो बातें सामने आए तो ये अच्छा रहेगा। मैं खुद भी भूल गया हूं, याद दिलाओ। मैं वही पूछ रहा था कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला लड़का जो गंगा के घाट पर जाता था, देखता था गंगा मैया को, और वो क्रिकेट में और इसमें डूबा हुआ था, जो आपकी यूनिवर्सिटी के दिनों की यादें हम पढ़ते हैं या आपके साथ वाले लोग बताते हैं। तो वो क्रिकेट के मैदान से गायन के क्षेत्र में, गायन के मंच पर आप कैसे क्यों आ गए और उसने आपको क्या अनुभव दिए, और फिर वहां से जब आप अभिनय में आए वो क्या संघर्ष था, कैसी यात्रा रही? नहीं, वो गायन में तो इसलिए आया कि नौकरी नहीं लग रही थी तो कुछ ढूंढ रहा था कुछ भी। तो हमको सब, हमारी यूनिवर्सिटी में हमको एक अंग्रेजी में एक मेरा दोस्त था, संदीप दास नाम है, अभी उसको ग्रैमी, तबला का ग्रैमी मिला है। अरे वाह। वो बहुत बड़ा तबला वादक हो गया। तो हम और वो एक ही रूम में रहते थे। तो वो हमें BHU में? हाँ, BHU में। तो वो मुझे बोलता था, मनोज यू आर जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। तो मैं बोला इसका अर्थ भी समझा दे। तो बताता तुम कई चीज़ों में बहुत पैठ रखते हो लेकिन मास्टरी किसी में नहीं है।
तो मैं बीपीएड एमपीएड किया तो नौकरी नहीं लगी, फिर ग्रेजुएट भी हूँ हिस्ट्री में, हिस्ट्री ऑनर्स से। तो मैं सोचा हम करूँ क्या यार। तो मैं जब क्रिकेट टीम में जाता था, गाना वाना गाता था ना, तो सब हमको गाना गवाते रहते थे, ट्रेन में भी गवाते थे, कहीं लीज टाइम में तो भी गवाने लगते थे। जैसे क्लासरूम में भी हम बैठे रहते थे तो लड़कियां सब बोलती थी गाना गाओ, गाना गाओ। लड़कियां ज्यादा बोलती थी। ये सुनने वाली मैं इसीलिए। हाँ। तो मुझे लगता था कि गर्ल्स को भी मेरा गाना पसंद आ रहा है। ये तरीका है छाए रहने का। नहीं, मैं जब बाकी हार गया हर जगह से, तो मुझे लगा जिसके में लोग मुझे पसंद करते हैं उसमें मुझे चांस लेना चाहिए। वैसे एक बात बताऊं, हर व्यक्ति अपना जज, बेस्ट जज खुद होता है। बहुत बढ़िया बात। अगर आप किसी दिन अपने को जज कर लिए ना कि व्हाट इज बेस्ट इन यू, फिर दुनिया में आपको कोई पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन ये भी ये जजमेंट की बात है, अपना जजमेंट अगर सही हो जाए तो मुझे एक बाकी लंबे समय के बाद समझ में आया कि बेटा तू गाना गा, ये तेरी विधा है, हुनर हाँ। है, माँ सरस्वती का आशीर्वाद है। और क्योंकि मुझे गाने के लिए पहली बार मेरी माँ ने कहा। अच्छा। हाँ, तो मेरी माँ ने कहा, तो मैं अपनी माँ को हमेशा, अनपढ़ है मेरी माँ, साक्षर नहीं है, तो मैं उसकी बात को बहुत गंभीरता से नहीं लेता था। तो एक दिन उसी ने कहा, निमिया के डाढ़ वाला गाना, कि मनोज तू गाना गाओ तोरा के लोग जानी। तो मैं गाया और स्टार बन गया, एक गाने से स्टार बन गया। क्या बात। उसके बाद मेरी कहाँ यात्रा गई। बाकी एक्टर वेक्टर तो हमको लोग प्रोड्यूसर ढूंढते हैं, प्रोड्यूसर हम लोग के यहाँ आए थे ढूंढने कि इनको एक्टर बना दो। हाँ, 4 महीना मेरे घर पे खड़े थे प्रोड्यूसर लोग। तो मैं गाने में ही रुचि थी मेरी, एक्टर भी आज भी मैं नहीं हूँ, मैं अच्छा एक्टर नहीं हूँ। पर पॉलिटिशियन को एक्टर तो थोड़ा बनना ही पड़ता है। हाँ, ये बात सही है आपकी, लेकिन इसमें बहुत तरह आपने की ईमानदारी से स्वीकार किया, इसलिए ताली बजाओ यार। ऐसे पॉलिटिशियन, ऐसे राजनेता कम होंगे जो कह रहे हैं कि यार मन में कुछ हो, अभिनय तो कुछ और करना ही पड़ता है वोट की खातिर। आपने मंच से माना है मनोज भाई, अच्छी बात है। मैं मानता हूं, और मैं अक्सर अपने भाषणों में बोलता हूं कि राजनीतिज्ञ को एक अच्छा एक्टर भी होना पड़ेगा। अब आप इसको पॉजिटिव लें, मेरे सामने 3 लोग आए हुए हैं, एक का बेटा एक्सपायर हो गया है, एक के बेटे की शादी है और एक की शादी होने वाली है। आप तीनों से एक ही तरह से मिलेंगे क्या? जिसका बेटा मरा हो उसके सामने हंस के नहीं मिल सकते। तो अगर एक्सप्रेशन आपको नहीं आता है तो आप राजनीति में बहुत जल्दी आप चोट खा जाएंगे। हाँ, और आपके भावों को गलत पढ़ लिया जाएगा। पर ये ईमानदारी जो है, ये साफ दिल का व्यक्ति रख सकता है, तो ताली तो बजा ही दीजिए। अच्छा, बहुत गंभीर प्रेरक बातें हो गई कि खुद के जज बनिए, और एक मित्र ने थोड़ी सी उनको प्रेरणा दी और उसी के साथ माताजी का आशीर्वाद मिला तो इस क्षेत्र में आ गए। लेकिन माहौल चूंकि अच्छा हो गया है, प्रेरक बातें हैं, कर्नल साहब माइक थामे खड़े हैं, बहुत सारे लोग हाथ उठाकर सवाल पूछना चाहते हैं, तो मेरे को ये जो मौका मिला है सूत्र संचालन का, उसको मैं छोड़ूं, क्योंकि असली में लिट चौक के सूत्रधार तो ये जो श्रोता होते हैं ना मनोज भाई, यही होते हैं। नहीं, यही सूत्रधार हैं असली, वहीं से असली सवाल आएगा। लेकिन मैं एक छोटी सी चीज जानना चाहता हूँ, वो भैया। कॉलेज की कक्षा में ना जो लड़कियों को छा जाने वाले गाने सुनाते थे, वो एक आध तो यहाँ सुना दो ना। कौन सा गाना था जो छा जाता था? नहीं, ऐसा सोच के नहीं गाता था। पर जो गाते थे और छा जाते थे वो सुना दो। उस समय हम एक गाना गाते थे, वो हिंदी का गाना है ना, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, तुम चांद से प्यारी हो, तुम जान हमारी हो। ऐसे ऐसे गाने गाते थे। फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है। ये तो कोई गाने लगता था ना। ये लड़की कोई सामने से कहती थी तो कहना पड़ेगा, फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है। मेरे पास एक सवाल है जो मैं आखिरी के लिए बचाऊंगा पत्रकार के नाते, और इस सत्र को खोलूंगा सामने के लिए। उसके पहले एक कोई ऐसा क्षण आया मनोज भाई अभी तक जब आपको लगा यार राजनीति में गलत आ गए? ये तो हर 5-6 दिन पे हो जाता है। चलो, इस ईमानदारी के लिए भी बहुत बधाई। ये हर हफ्ते में एक बार आ जाता है। यह क्यों आ गए? हाँ, लेकिन उसी से तो लड़ना है, ये भी एक चुनौती है। आप
अगर मान लीजिए आप इसलिए आए हो कि आप मिनिस्टर क्यों नहीं बन रहे हो, आप इसलिए आए हो कि आप और ओहदा क्यों नहीं बढ़ रहा है, तो ऐसा आते रहता होगा। लेकिन मुझे लगता है कि जब एक चीज सोच ले, छोड़ो जाने दो, इसको आगे वैसे नहीं क्यों नहीं जाते। बन रहे हो यार भाई साहब? नहीं। पत्रकार जाग रहा है मेरे अंदर का। मैं इतना खुश हूं, जी। मुझे तो लगता है मैं प्रधानमंत्री हूं देश का, अरे वाह, क्योंकि मैं जो जो सोच रहा हूं होते जा रहा है। क्या बात, क्या बात, बहुत अच्छा। कुछ नहीं भी हुआ है, ऐसा नहीं कि सब हो ही गया है। हर्षवर्धन जी बैठे हैं, हमको दागने लगेंगे। हाँ, वो तैयार हैं, बारूद तैयार है। नहीं, लेकिन हो रहा है। जी जी। दिशा बड़ी अच्छी है, रफ्तार बड़ी अच्छी है, और इसलिए देश के प्रत्येक व्यक्ति का सकारात्मक भाव जो है ना, वो निश्चित रूप से सही दिशा में जा रहा है। बहुत साफगोई से आपने बात रखी, सत्र खोलो। कर्नल साहब ने सबसे पहले माइक बिल्कुल ले लिया था, सेना के लोगों से पंगा नहीं ले सकते। अच्छा। गौतम जी हैं तो सवाल मनोज तिवारी जी प्रणाम। सर, मैं कर्नल गौतम राजऋषि और इस लिट चौक के आयोजन समिति का एक छोटा सा हिस्सा हूँ। ये हमारी जिद थी कि इस सीजन में आप आए, तो धरा पांडे जो सीईओ है लिट चौक के, हाँ, धरा का बहुत तारीफ सुना। और मेरी फरमाइश है धरा के लिए गाना, कि धरा का दूसरा नाम गुड्डी है, तो आप समझ सकते हैं मैं कौन सी गाना बोल रहा हूँ। ए गुड्डी ढेर भइल चोरवा सिपहिया, ए गुड्डी ढेर भइल चोरवा सिपहिया, अब हाली बोला बात होई कहिया, हो अब हाली बोला भेंट होई कहिया, ए गुड्डी। ये भी मेरा एक गाना है। क्या बात है। तो गुड्डी जो है वो बिल्कुल ऐसे शर्मा रही हैं। धरा जी, गाना आ गया फरमाइश पर। माइक सामने ले आए आयोजन समिति के जो साथी हैं, जो मदद कर रहे हैं। बहुत सारे, एक एक करके पूछिएगा, कोशिश करेंगे जितने सवाल ले सकें। शाम की फ्लाइट है मनोज। सबसे पहले हाथ यहाँ से उठा था भाई साहब, आप ये टी शर्ट वाले भाई साहब, धारी वाली जो टी शर्ट है, मैं नाम नहीं जानता हूँ, सॉरी। नहीं, बगल में भाई साहब, बगल में दे दीजिए, एक एक करके। हाँ जी, चालू कर दीजिए भाई साहब, जो माइक वाले भाई साहब। हेलो। हाँ हाँ। भैया। बहुत अच्छी चर्चा रही, बहुत अच्छे अच्छे गीत सुने। आप सभी लोगों को प्रणाम। मनोज जी, आपका एक गीत था, मेरी एक बूढ़ी माँ है, मेरा उससे नाता है, मेरी माँ कहती है गंगा मेरी माता है। वो गीत की कुछ लाइनें सुना दीजिए। मेरी एक बूढ़ी माँ है, उसका उससे नाता है, मेरी माँ बताती है गंगा मेरी माता है, मेरी माँ बताती है गंगा यमुना शिप्रा मेरी माता है। क्या बात, क्या बात। मैं तो बहुत बीजी हूँ, सो भी नहीं पाता हूँ, जब जब दुखी होता हूँ माँ के पास जाता, माँ सब समझ जाती है, काशी लेके जाती है, बच्चे की खुशी के खातिर गंगा नहाती है, माँ की आंखों में एक ऐसा प्यार पाया जाता है, माँ सच बताती है गंगा यमुना मेरी माता। बहुत बढ़िया भाई साहब, जल्दी से। हाँ, सर सबसे फिर पहले इधर ये बहुत एक माइक इधर आ आपने जाए। मेरे जीवन का बहुत पसंदीदा गाना याद दिलाया। जय हो, जय हो। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई, हाल ही में आप चिंकी के पापा बनाए, सो इसके लिए तालियां बजा दें सभी लोग। नहीं, नाम नहीं रखा है अभी उसका। हाँ, इन्होंने रिंकी से चिंकी बना लिया। हाँ, नहीं अभी उसका नाम नहीं रखा। पहले रीति है, फिर सान्विका है। हाँ, अब मेरी बेटी का, बड़ी बेटी का नाम रीति है, जिसका मतलब माँ दुर्गा है का ही नाम है वो। दूसरी का नाम सान्विका है, जो गॉडेस लक्ष्मी है। तीसरी का सरस्वती से संबंधित कुछ रखने वाला हूँ। बहुत बढ़िया। तो सर पहला सवाल तो ये कि कॉलेज लाइफ का जो मैंने आपका पूरा बायोग्राफी देखा है, आप काफी रोमांटिक रहे हैं। सो आपकी लाइफ में अभी तक अभी भी कितनी हूँ। लड़कियां आ चुकी हैं? और दूसरा सर, इंदौर जो स्वच्छ शहर है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपने वाकई में वो दिल से महसूस करा कि इंदौर नंबर 1 है पूरे देश में? हाँ जी, मैंने महसूस किया है, क्योंकि मैं पहले भी मैं आता रहा हूँ यहाँ बहुत बार।
यहाँ शो भी करने आता हूँ, गाना ही गाने आता हूँ। तो सड़कों के किनारे जब ध्यान से देखिए ना तो समझ में आ जाता है, या कहीं अगर छोटी सी चाय की दुकान भी है तो उसके आसपास कैसे थोड़ी जगह बनाई गई है। ये सब स्वच्छता सिर्फ बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम नहीं है। स्वच्छता तो जैसा भी है उसको स्वच्छ रखने का है। एक गांव में अगर घर को गोबर से लीप के भी स्वच्छ करते हैं वो भी स्वच्छता के अंतर्गत आता है। उसमें इंदौर का कोई जवाब नहीं है, इंदौर से देश सीख रहा है। बहुत अच्छी बात की मनोज भाई। अगले सवाल पे जाएं उसके पहले एक छोटी सी बात आपको बता दूं। इसी इंदौर शहर में पत्रकारिता की है और ये आज से केवल 12 या 13 साल पुरानी बात होगी जब मैं नई दुनिया इंदौर में संपादक था। अभी अमर उजाला में हूँ दिल्ली में, लेकिन संपादक रहते और कुछ साथी हैं मेरे जो उस वक्त मेरे साथ थे रिपोर्टिंग में। हमने अलग अलग जगहों पर जो कचरे की पेटियां होती थी उसमें 1 हफ्ते लगकर रिपोर्टिंग करवाई थी और वो कचरे की पेटियां खाली नहीं होती थी और समय दिया था कि ये पेटी सुबह 7 बजे भी ऐसी है, 12 बजे भी ऐसी है, कूड़े का ढेर बाहर पड़ा हुआ है, सुअर हैं, गायें हैं, वहां पर बैक लेन में कचरा है। और मैंने 4 पन्ने का पूरा परिशिष्ट निकाला था और प्रथम पन्ने पर नई दुनिया के लिखा था कि बहुत ही लापरवाह और नाकारा है इंदौर का नगर निगम। उस 12 साल पुरानी उस यात्रा से यहाँ 6 बार लगातार नंबर 1 का स्वच्छता का खिताब जीतने वाला इंदौर है। ये लोगों की ये जीत है, अधिकारियों ने जिन्होंने मेहनत की उनकी जीत है। और मैं खुद को और बहुत ये नहीं वहां से यहाँ पहुंचे हम। ज्यादा न लोगों की मानस की भी जीत है। जब तक लोगों में नहीं भाव आएगा ना कि हमें साफ रखना है तब तक बहुत सफलता नहीं मिलती। देखिए इंदौर ठान लेता है तो कर लेता है। नर्मदा का जल इंदौर में नहीं आया था, जन आंदोलन हुआ, आ गया। इसी इंदौर में जहाँ कूड़े के ढेर थे, लोग वहां पर छप्पन दुकान पर और सराफे में चाट खाकर दोने सड़क पर फेंक दिया करते थे। वहां पान वाले की दुकान पर पान खाते हो ना तो उसमें जो वो काड़ी लगी होती है ना वो नहीं फेंकने देता वो सड़क पे। ए भाई ये इंदौर है, यहाँ नहीं फेंकना। तो ये बहुत बड़ी तब्दीली है और ये सब इंदौर की जीत है। जी जी मनोज भाई सर। मनोज भाई नमस्कार। आपका माँ देवेलिया माता की नगरी इंदौर में बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि मैंने आज तक आपको टीवी पे सुना है, चाहे जी न्यूज़ पे, आज तक पे। जब मुझे ये पता लगा कि आप इंदौर आज आए हैं तो आज पहली बार सुनने का मौका मिला और आज आपको आपके समक्ष देख रहा हूँ। और ईमानदारी से बोलूँगा सर, जब से आपने ये अपना विचार की शुरुआत करी तब से लेके अभी तक मैंने घड़ी भी नहीं देखी कितनी देर हो गई है। आप आधे घंटे में सेशन बोलते हैं हम ख़त्म कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा। हाँ, ये आपके पूरे विचार सुनने के बाद मुझे 2 चीज़ें अच्छी लगी। आपने ये चीज़ का प्रयोग, मैं आपसे एक आग्रह करूँगा कि आप कभी नहीं करें, क्योंकि आप बोले थे वो बहू के लिए कि बहू बरमुडा पहनती है तो उसके लिए कुछ अलग बातें होती है और मैं गाँव का आदमी हूँ। तो सर अब गाँव और शहर एक जैसे हो गए हैं, पहली चीज़। तो मेरा आपसे मतलब आग्रह रहेगा कि इस तरह के गांव वाले शब्दों का प्रयोग ना करें। और सबसे अच्छा कि आपने पूरे विचारों को हिंदी में प्रस्तुत किया, एक भी अंग्रेजी शब्द का कहीं भी प्रयोग नहीं हुआ, वो सबसे बड़े काबिले तारीफ है। दूसरी चीज़, आपने गाना गाया कि इंदौर आया हूँ कुछ सीख के जाऊँगा, अगर खाली हो गया तो वापस दोबारा आऊँगा। तो मैं माँ देवी अहिल्या माता की नगरी और माँ देवी अहिल्या माता से प्रार्थना करूँगा कि आपकी झोली हमेशा भरी रहे। आप यहाँ जब भी आए कुछ ना कुछ लेके जरूर जाएं और हम लोगों को कुछ ना कुछ आपसे सीखने को मिले। भैया नाम बता दो आपका। नीरज रमानी। नीरज जी, अरे हाँ। बहुत कोई बहुत सवाल हो धन्यवाद तो आ जाए। नीरज ये तो भाई। टिप्पणी थी पर अच्छी टिप्पणी थी नीरज भाई, धन्यवाद। धन्यवाद पीछे, नीरज पीछे, भाई, पीछे ये हाँ ये जो जीन्स की जैकेट में भाई याद रखेंगे। हेलो, प्रणाम सर। नमस्ते। नमस्ते। सर सवाल ऐसा है कि क्रिएटिविटी में कलाकार का जो क्रिएशन होता है, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन होता है, तो आपने इतने हज़ारों गाने रचे हैं, आपका क्राउड के ऊपर इतना स्ट्रॉन्ग पावरफुल कमांड है, तो कहाँ मैनिपुलेशन इन जनरल आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन में आता है और कहाँ वो मोमेंट्स ऑफ जॉय हैं, कहाँ वो पैशन है, या कहाँ वो मैनिपुलेशन है, या कहाँ वो बस एक आदत सी अब बन गई है, क्योंकि आप तो चलते फिरते कुछ लिख के गुनगुना देते हैं, तो कहाँ वो एक आदत सी बन गई है और ऐसे अलग अलग चीज़। ठीक है भैया, आगे। मैं थोड़ा सा क्लियर नहीं समझ पाया प्रश्न क्या है। वो जीवन का हिस्सा ही हो गया गायन, कहाँ तो वो प्रोफेशनल है और कहाँ एकदम आपका जीवन का हिस्सा ही हो गया। सर मैं दोहरा देता हूँ, हाँ। मैनिपुलेशन चालाकी के रूप में कलाकार कैसे अपनी रचना में जब अभिव्यक्त करता है अपनी जी जी, जो भी वो क्रिएशन है, जो भी अभिव्यक्त करता है, तो उसमें कहाँ
चालाकी है कि मैं जनता को कुछ महसूस कराऊं? कहाँ वो एक भाव है, कहाँ वो कला के प्रति समर्पण है कि कला वो मेरे अंदर से निकल रही है, कुछ ऊपर का देन है वो? तो या वैसे ये तो देखिए अपनी विचारधारा से होता है, और जो हमें बात कहनी होती है उसको तो गीतों में लाना ही पड़ेगा। तो इतना सोच के नहीं होता वो। जब जैसे मान लीजिए हमको कोई गीत रचने में 3-4 सेकंड का टाइम लेना है, तो मैं 2 शब्द पे ध्यान दूंगा। जैसे मैं इंदौर के बारे में लिख रहा हूँ तो फिर हमें थोड़ी सी छोटी सी 2 शब्द आ गए, फिर उसको पूरा करता हूँ। इसमें माँ की बड़ी कृपा है। देखिए भगवती सरस्वती का भी कृपा होना बहुत आवश्यक है, इसका हम जवाब नहीं दे सकते, लेकिन चालाकी भी कहीं कहीं चाहिए। अगर चालाकी नहीं है तो उसको ये भी कह सकते हैं ना कि ये थोड़ा सा इमोशनली गलत बात कर देते हैं। चालाकी मीन्स कि आप जो शब्द कहना चाह रहे हैं मैनिपुलेशन, तो निश्चित रूप से हमको अगर कोई बात अपनी भेजनी है तो उसी हिसाब से कहनी पड़ेगी। तो जो नहीं समर्थन करेंगे वो उसको चालाकी समझेंगे, जो समझ लेंगे वो कहेंगे अच्छा विचार है। एक ही विषय पे 2 तरह की बात हो सकती है। मनोज भाई नमस्कार, मैं संजय रोकड़े निमाड़ का वासिंदा हूँ। थैंक यू ब्रदर। और मैं ये बोल रहा था कि बड़ा मुझे मलाल रहेगा और शायद आपको भी दुख रहेगा कि 2 संतान से अधिक के बाद चुनाव क्या दिल्ली में तीसरी बार और मंत्री का मलाल पूरा हो पाएगा? कानून है 2 संतान से अधिक का। क्या कानून है? 2 संतान से अधिक जो होगी ना वो बाद में चुनाव नहीं लड़ सकता ना। ये क्या है? वो ये कह रहे हैं कि ऐसा कानून बना है कि 2 संतान से अधिक हो तो मंत्री नहीं बनेंगे। तो क्या कानून आड़े आएगा? वो कानून खत्म अभी हो बना गया, नहीं आप तो है। चलने दीजिए। बहुत कृपा है ईश्वर की। ये कानून सबका क्यों हिंदुओं के लिए कानून है क्या? ये सबके लिए कानून? अरे भैया ये अलग दिशा में चली जाएगी। चलो हाँ ठीक है। भैया एक गाना नहीं, सुना दो आप। मनोज जी मैं केवल इतना सा कहना चाहता हूँ, मैं केदार रावल नागर ब्राह्मण समाज का अध्यक्ष हूँ इंदौर का। भाई साहब और मुझे बड़ी खुशी है कि आपने जो गाने गाए उन गानों को मोदी जी ने अपने कानून बना दिया। सर, आपने बेटी बचाओ के लिए इतना अच्छा गाना गाया, बेटी बचाओ का कानून आ गया। आपने नमामि गंगे का गाना गाया, आपने लाल बत्ती हटवा दी। बहुत बढ़िया काम किया आपके। अब मैं एक नहीं चाहता हूँ हटवाई। कि अरे मेरी एक इच्छा है मनोज जी कि एक गाना आप ऐसा गा दीजिए कि इस देश में राम राज्य आ जाए। बस ये गाने के लिए ये गाना कोई गा दीजिए कि सबके बाद इस देश में राम राज्य आना बाकी है। अभी समान नागरिक संस्था पे भी कोई ऐसा गाना गा दीजिए तो इस देश की जनता का भला हो जाए। जय श्री राम। सामान्य नागरिक संहिता का बिल राज्यसभा में एक्सेप्ट हो गया है। आप सब समर्थन करते हैं तो तालियां बजाकर इसका स्वागत कर सकते हैं। और जनसंख्या नियंत्रण कानून का भी बिल जो है वो सैद्धांतिक रूप में स्वीकार कर लिया गया है। तो हमें ये भी पता है कि देश की बहुत सारे ज़रूरतें हैं, उनमें से ये प्रमुख है। और सामान्य नागरिक संहिता कई स्टेट में भी उसको नियम बनाने के लिए कार्य होने लगा है। जैसे उत्तराखंड में आया, गुजरात में भी आ गया है। तो आप लोग आवाज़ थोड़ी बुलंद करेंगे, क्योंकि ये लोकतंत्र है। जनता जो चाहती है वो होता है और उसको आगे करते जाएंगे। मेरे पास समय कम है, पर चूंकि मनोज भाई को बहुत लोग सुनना चाहते हैं, बहुत सवाल है, ज्यादा सवाल नहीं ले पाऊंगा। 2 या 3 सवाल और लेने की कोशिश करेंगे। भाई जिनके पास माइक है थोड़ा देख लीजिए, 1-2 सवाल और ले पाएंगे। हमारे राजू भैया इंदौरी भी बैठे हैं। भैया ओ राम। हाँ, थोड़ा थोड़ा जल्दी 5-6 और ले लीजिए। नमस्कार सर। इंदौर के लिए कोई संदेश? इंदौर स्वच्छता में अपना रिकॉर्ड बनाता रहे ताकि सारी दुनिया इंदौर घूमने आए, इंदौर को देखने आए। आप सब इसमें सहयोग करें। अब तो हम स्वच्छता से आगे ट्रैफिक और ये जो वायु प्रदूषण वगैरह उसकी बात। आज महापौर और सांसद भी थे यहाँ पर सत्र में। हाँ, मुझे पता चला। बहुत अच्छा सत्र हुआ। और इंदौर 2050 में कैसा होना चाहिए उसकी प्लानिंग पर बहुत अच्छी बातचीत इसी लिट चौक के मंच से हुई है। नमस्कार जी सर। जी। ये नमस्कार ये सर। मैडम जो है इनको माइक दे दीजिए भाई। जो हाँ, कहाँ से आवाज आ रही है? वहाँ से आ रही है। पहले अरे बोल हाँ, लेने पूछ दो, लो, पूछ छीनो लो। मत यार। छीनो मत यार, पूछ लो। माइक हाथ में आ गया, पहले हाँ, पूछ लो। बोलो भैया, बोलो। फिर उनके बाद वो मैडम के पास जाइए। नमस्कार सर, रवा के हाथ जोड़ के गोड़ अरे लगाता भैया बोला, जल्दी बोला। हम दोनों नालंदा जिला के बाद मिलने कहा इंदौर अरे में। आवा यार, गले मिल रहा। ये रहा, दौड़ के आओ। ले भाई आजा यार। वो देखना धीरे।
ले भाई फोटो ले लो, ये साथ वाले जो है जल्दी फोटो ले लो। बहुत बढ़िया। मैडम आप सवाल पूछ लीजिए प्लीज। जी स्त्री शक्ति को आपने प्रणाम किया है ना मंच से, मैंने कहा महिलाओं को मौका मिले सवाल। मैं मिसेस लता अग्रवाल नगर जी, निगम लता। में डिप्टी कमिश्नर हूँ। और अच्छा। आपने 2 बार नगर निगम का जो जिक्र किया सफाई का, और आपने कहा कि नगर निगम हमेशा इंदौर जो है ऐसी स्वच्छता में आता रहे। नगर निगम इंदौर की तरफ से और आम नागरिकों की तरफ से, सारे लोगों की तरफ से मैं ये प्रॉमिस करती हूँ कि अगले 10 साल तक नगर निगम इंदौर जो है, नगर निगम शहर जो है वो नंबर 1 रहेगा देश में। और बहुत बढ़िया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश में जो हम लोग काम कर रहे हैं, ऐसे ही हमेशा करते रहेंगे। मैं सारी इंदौर की तरफ से ये प्रॉमिस कर रही हूँ और अपनी कमिश्नर मैडम की तरफ से। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग भी, दिल्ली वाले भी काफी कुछ यहाँ की सीखने आते हैं, initiative मॉडल को आते हैं। लिए हैं, मॉडल्स आए लिए हैं। हैं। ललित जी, ललित उपमन्यु जी पत्रकार हैं। नमस्कार मनोज भाई। नमस्ते भैया। मेरा सवाल 2 शब्दों का है और जवाब 1 शब्द में चाहिए। कल को अगर जिंदगी में ऐसा मोड़ आए कि आपको राजनीति और कला में से किसी एक को चुनना पड़े तो किधर जाओगे? आप क्रिकेटर हो ना, गुगली आ गई है आपके पास, आप खेलिए। कभी कभी पास कर देना चाहिए। वैसे सर हमारे रविंद्र भाई पीछे स्टेज पे, उन्होंने अच्छा उत्तर आपके लिए फेंका था। उन्होंने कहा था राजनीति भी एक कला ही है। तो कला भी सद गई, राजनीति भी सद। वैसे मैं आखिरी के लिए सवाल बचाया था 1-2, लेकिन अच्छे सवाल आ रहे हैं, बीच में पूछ जरूर लूंगा क्योंकि पत्रकार हूं तो उसको छोड़ नहीं सकता। और मुझे लगता है ना कि राजनीति और कला साथ साथ चल सकती है। मतलब साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पुक्ष विषाणहीन पशु, तो बिना उसके राजनीतिज्ञ फिर पशु के समान हो जाएगा। सही बात कही। हर्षवर्धन जी मुस्कुरा रहे थे कि जयदीप जी मंच पे बैठे हैं, गाना कला क्रिकेट बहुत पूछ लिया। मैं आपका इशारा समझ गया, तो मैं आता हूं इस सवाल पे। चलिए थोड़ा आप ये बताइए कि गुजरात में तो सीना 56 इंच से 156 इंच का हो गया। हाँ, एकदम 156 सीट पे चले गए। बहुत बड़ी एमसीडी बात। में कहाँ गलती हो गई भाई साहब? आप तो बैठे ही हो दिल्ली में, तीनों मिला दिए फिर भी नहीं हो पाया एमसीडी में। तो ये आपसे पूछना पड़ेगा कहाँ गड़बड़ हो गई। नहीं, तीनों मिला के तो पछता रहे हैं, नहीं तो हमारा मेयर होता। हम जीत चुके हैं अपने यहाँ। हम जहाँ के सांसद हैं वहाँ हमने बहुत बड़ी जीत हासिल की है, जिसको पहले ईडीएमसी बोलते थे जी। तो लेकिन आप समझिए ये इसमें भी एक जीत है। जीत ये है कि हम चौथी बार आने के लिए लड़ रहे थे। वो तो गुजरात में भी 27 साल बाद आने के लिए लड़ रहे थे। तो भाई सब गुजरात नहीं होता है ना। हर जगह तो गुजरात पे उसी से ये जैसा- भी बात है कि हर जगह मोदी जी का चेहरा नहीं लड़ सकता ना। नहीं, ये तो बात सही है। स्टेट को भी अपना काम करना पड़ता है, हर व्यक्ति अपना अंश ही देता है। क्योंकि आप तो एमसीडी में थे, तो ऐसी क्या गलती हुई एमसीडी में जो आप नहीं। जनता का विश्वास वापस नहीं जीत पाए? हमेशा गलतियां ही नहीं होती, कभी कभी इमेज ऐसा बन जाता है। तो कुछ ऐसी बन गई थी, अब अगला 2-2.5 साल डिसाइड कर लेगा। तो मैं समझता हूँ इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ गलतियां होंगी तो हम लोग अकेले में बतियाएंगे। ये ठीक है। नहीं, मैं इसलिए खुश हूं कि थोड़ा पत्रकारिता धर्म निभ गया और हर्षवर्धन जी आरोप नहीं लगाएंगे कि लिट्टो के आयोजक होने के नाते और मित्र होने के नाते आपसे ऐसे कठिन सवाल नहीं पूछे। वो क्या है, आजकल ना दिल्ली में एक कहानी चल रही है कि जैसे आधार कार्ड होता है, जैसे वोटर कार्ड होता है, जैसे क्रेडिट कार्ड होता है, ऐसे ही आजकल वहाँ के मुख्यमंत्री आजकल एक नया कार्ड लाए हैं, विक्टिम कार्ड। वो उनसे जब कोई सवाल पूछा जाता है बोलते हैं कि इसको ऐसे लेके ऐसे कर दोगे तो आदमी विक्टिम कार्ड चला देने से ठीक हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि दिल्ली अब जाग रही है और अब ये विक्टिम कार्ड बहुत दिन चलेगा नहीं। मुझे 2025 तक में ये तस्वीर दिख रही है जी कि जो अरविंद हैं, एक पार्टी आम आदमी पार्टी है, जी, उन लोगों को अपनी समीक्षा करनी पड़ेगी। भैया 2025 भैया आपके पास आऊंगा, सॉरी, लेकिन इसमें बहुत गंभीर सवाल छुपा कि परसों का कल का ही बयान है। आप अरविंद केजरीवाल जी को कह रहे हैं कि ये सब 2025 तक सफाया हो जाएगा और वो विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाजपा ने आम आदमी पार्टी को उतारा था कांग्रेस को हराने के लिए। तो आपकी बी टीम कह रहे हैं उसको राहुल गांधी खुद खुलेआम।
पता नहीं, इतनी चालाकी अभी नहीं आई है इसमें, क्या बोलना चाहिए मुझे। लेकिन मुझे लगता है आपकी कि इस मासूमियत पे कौन न मर जाए ये खुदा। नहीं, कई लोग बहुत चालाक होते हैं, तो ऐसे में भी कोई ऐसा जवाब देंगे। मेरा मानना है कि ये सब तो बहुत सीरियस बातें हैं। राहुल जी का नाम लेते ही ना ऐसा लग रहा है कि कोई बार बार सेना का अपमान कर रहा है। तो ऐसे व्यक्तियों का तो कोई बात, मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी जो बाप दादा पुरखों की जो एक कमाई थी ना, उसको उन्होंने कल धो दिया है, ऐसा मुझे लग रहा है। इसलिए उनकी बात का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। बाकी आम आदमी पार्टी जिस तरह से, अब समय भी कम है हम लोगों के पास जी। तो मैं एक ही लाइन में कह दिया कि विक्टिम कार्ड बहुत दिन तक नहीं चलता, और उसका भी दिल्ली के लोगों का जागरण हुआ है। 11% वोटों में कमी आना छोटी बात नहीं होती। बाल बाल बच्चे हैं वो बच्चे लोग। हैं, हाँ, percentage बाल सीट बाल लेकिन। बच्चे हैं। जी भाई साहब, बहुत देर से आप सवाल पूछना चाह रहे हैं, समय हो चला है, जाना होगा। जी भैया। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आप पूर्वांचल के क्षेत्र से आते हैं और एक कलाकार के तौर पर आप राजनीति में आए हैं। आज के समय में हम देख रहे हैं सर कि यूट्यूब के जियो के रिवॉल्यूशन के बाद यूट्यूब पर सर कुछ ऐसे गाने भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री की तरफ से आ रहे हैं जिनके लिरिक्स का यहाँ पर उल्लेख करना इस मंच की गरिमा को भंग करना होगा। तो सर आप कैसे देखते हैं कि सर वो जो क्वालिटी एक थी कि कब होए गोना हमार मूवी को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था, और अब वहाँ से सर कंडीशन ऐसी आ गई, तो सर ये जो शरण हो रहा है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? आपका नाम बताइए भैया। रूहान कुरैशी। बहुत बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, आपका सवाल बिल्कुल अच्छा है और वही हमारी चिंता है। हमने अभी बिहार और यूपी दोनों सरकारों को हमने निवेदन किया है कि वल्गर सॉन्ग्स के खिलाफ एक कड़ा कानून बने और कुछ लोगों को सज़ा देना पड़ेगा, क्योंकि बातें तो बहुत दिन से हो रही हैं। थोड़ा जनता भी जागे, थोड़ा कानून भी बने। ऐसे कई राज्यों में, इवन हिंदी सिनेमा में ऐसे लोग हैं जो हमारी पूरी संस्कृति को ही दागदार करने में लगे रहते हैं। वो कानून से ही ठीक कर सकते हैं, समझाने से तो होगा नहीं, क्योंकि पब्लिक ज़्यादा व्यू दे देती है। भैया हम भी ना बहुत ये करते हैं, हमारे अमर उजाला की वेबसाइट पर भी लगाते हैं भोजपुरी, लेकिन हम देखते हैं जब गूगल में देखो, कीवर्ड देखो, यूट्यूब में देखो, एक बहुत गंभीर मुद्दा है। भोजपुरी की पूरी इंडस्ट्री और कलाकार इंडस्ट्री के अंदर भी सिर्फ आवाज आनी चाहिए। नहीं, क्या बन रहा है ये भोजपुरी के नाम पर? आप नहीं, भोजपुरी मैं समर्थन करता हूँ, उनकी बात से सहमत हूँ, और हम लोग खुद इससे लड़ रहे हैं। इंडस्ट्री की भी आवाज उठे, हाँ, नहीं, हम लोग कर रहे हैं जी, हम सब कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि इसमें बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। मतलब आपके जो गाने हम मंच से सुन रहे हैं उसमें पूरी लोक कला है, नहीं, समाज भोजपुरी है, में बहुत अच्छा अच्छा भी गाना बाटे, अच्छा ही है और वो पहचान है, लेकिन अब वो पहचान खराब हो रही है, क्षरण हो रहा है। वही वो कुरैशी साहब कह रहे हैं। हम उसको जी, आपके बगल में जो भाई साहब पूछ लीजिए। बात को ध्यान मुझे इशारे तो पीछे से 2 बार आए हैं, लेकिन मनोज भाई की लोकप्रियता है और इतने सारे उठे हुए हाथ हैं भैया आपकी इस नहीं, लोकप्रियता एक एक से सवाल पूछिए तभी जाएंगे। देखिए, वाह, फटाफट पूछ लीजिए, फटाफट। हेलो, हाँ भैया नमस्कार, इंदौर में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी भैया। जयदीप भैया हमारे आदर्श पत्रकारिता के आपका बेहतरीन इंटरव्यू ले रही हैं। मैं भी पत्रकारिता का एक तालिबे इल्म हूँ। जयदीप भैया को देखते देखते हम पत्रकारिता सीख रहे हैं शहर में। सर, आप खुद कला के क्षेत्र से राजनीतिक में आते हैं। सर, कला को लेकर जो आज बॉयकॉट ट्रेंड चल रहा है, जो राजनीतिक ट्रेंड चल रहा है, उस पर आप क्या विचार रहेंगे? हाल ही में पठान मूवी का जो बॉयकॉट हुआ, उसको आप कैसे देखते हैं? जवाब में कला के क्षेत्र से राजनीति में आने वाले व्यक्ति के तौर पर चाहूंगा सर। गंभीर सवाल। हाँ, मैं भी इसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, विरोध होते हैं, लेकिन कई बार हमें लगता है कि विरोध का आधार बहुत मजबूत नहीं होता है, कभी कभी मजबूत भी होता है। तो ये बड़ी एक बारीक तलवार की तरह है, दुधारी तलवार की तरह। इस पे जो देश का जनमानस धीरे धीरे बन रहा है, उसको फिल्म के लोगों को थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए। हम लोग भी बहुत सारी फिल्में बनाए हैं, तो कुछ बातें हैं जो बुरी लग जाती हैं। तो सिनेमा को भी इतना उदार होना चाहिए कि थोड़े अगर सही विरोध आ रहा है तो थोड़ा सा सुधार करे, और जनमानस को भी थोड़ा उदारता के साथ इसको देखना चाहिए। हर बार विरोध करना ही आवश्यक नहीं है।
बहुत अच्छा जवाब है। बहुत मेहनत से एक कलाकार आता है, पूरी इंडस्ट्री जुड़ी होती है, स्पॉट बॉय से लेके डायरेक्टर प्रोड्यूसर तक, और एकदम से बॉयकॉट होता है। अच्छा सवाल आया था पत्रकारिता के विद्यार्थी, जल्दी पूछ लीजिए, मनोज भाई ने वादा किया है, कोशिश करेंगे सारे सवाल लेने की। जल्दी जी जी, नेक्स्ट। हाँ, सवाल के चक्कर में मैं अपनी कुर्सी खो चुका हूँ। दूसरा होता है के फॉर कोरोना, जिसे आपकी बीजेपी सरकार ने बहुत अच्छी तरह से निपटाया है। और तीसरा एक होता है के फॉर केजरीवाल। सर, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस बीमारी को आप अपने दिल्ली तक ही सीमित रखिए, इसको यहाँ पर मत आने दीजिएगा, क्योंकि वो बहुत तेज़ी से पाँव पसार रहा है। आप जो है बहुत तेज़ी से पाँव पसार रहा है, और हम लोग भी यहाँ पर 1000 डेढ़ हजार रुपये बिल भर रहे हैं। तो डर लगता है सर, कहीं आके वो एकदम हम लोगों को भी वो लालच दे दे कि भाई आप लोगों को भी फ्री कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और हम लोगों में से कई लोग बहक जाए और वो कर बैठे सर जो नहीं, मतलब आपके पैर पसारने से आप रोकिए सर, इस बीमारी को रोकिए सर। ये जो जोक जो चिपक रखा है आपसे, जोक की तरह जो चिपक रखा है केजरीवाल नामक बीमारी, इससे निपटिए सर, वहीं तक सीमित रखिए, अब खत्म करिए इसको। चलो, ये तो आपका सुझाव है। देखिए, मेरे पास अब आखिरी फाइनल वार्निंग आ चुकी है आयोजकों की, आगे भी सत्र, भैया की फ्लाइट है लास्ट ले जी। मैडम, आप स्त्री शक्ति से ही हम करें तो अच्छा रहेगा पूर्णाहुति। हाँ भैया, चलो बोल भैया आप दीजिए, पूछ जल्दी लीजिए, से एक आप बोल पूछ दीजिए। लीजिए, फिर ये मैडम के पास आएगा। हेलो। हाँ सर, अभी आपने बताया कि आपकी 3 बेटियां हैं, और मेरा प्रश्न भी बेटियों से संबंधित है कि मेरी भी सिंगल गर्ल चाइल्ड है। मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये देख रहा हूँ पेपर वगैरह के माध्यम से पढ़ के कि बेटियाँ जो हैं शादी के बाद अपने माता पिता के लिए बहुत चिंतित रहती है। तो इंदौर में स्वच्छता का विचार है कि ऐसा विचार भी चले कि भारत में या दुनिया में जहाँ भी सिंगल, डबल, ट्रिपल, चौल जितनी बेटियाँ वाले माँ बाप हैं, उनके लिए एक अलग कॉलोनी बनाई जाए, जिससे वो माँ बाप एक दूसरे की केयर कर सके और बच्चियाँ फ्री रह सके। ये तो एक वो सांसद जो कानून बनाता है उसके लिए सुझाव है। आप ये प्रधानमंत्री जी तक बात पहुंचाएं। ठीक है भैया। ठीक ये है। मैडम के पास माइक ले आए प्लीज। और ये आखिरी, अच्छा चलिए आप भी पूछ लीजिए, पूछ लीजिए। नमस्ते सर। हाँ सर। आपने जैसा बताया कि आपने सबसे पहला जो गाना गाया वो माँ के लिए गाया, फिर आपके गानों में बेटियां आई, फिर आपके गानों में गर्लफ्रेंड्स आई, बट ऐसा गाना जहां आपकी पत्नी से प्रेरित हो, वो गाना सुनाइएगा। रिंकिया के पापा ही तो है। सुना दीजिए भाई साहब। अब गाना बहुत देर से नहीं हुआ, सवाल तो बहुत हो गए। आखिरी सोच रहा हूँ, तब तक ये सुन लेता हूँ। चलिए ये सवाल ले लेते हैं, फिर ये गाना सुना के समापन हो जाएगा, क्योंकि अब फ्लाइट का भी टाइम हो गया। जी। नमस्कार। टीवी पे देखा है आपको और सुना है, आज पहली बार मुखातिब हुए हैं, तो बहुत फ़र्क नज़र आ रहा है मुझे तो। लेकिन मैं ये, आप भोजपुरी के लोग गायक भी रहे हैं जी, तो हम लोग यहाँ पे जैसे जो लोक भाषाएं हैं उनके बारे में आमतौर पर सरकार या संस्कृति विभाग बहुत ज़्यादा सचेत नहीं होता है। यहाँ पे भी जो इंदौर के आसपास मालवी और निमाड़ी भाषा बोली जाती है, भाषा नहीं मतलब बोलियाँ हैं, तो बोलियों के संवर्धन के लिए सरकार को काम करना चाहिए। और हम लोग जो कोशिश करते हैं वो उसका कुछ बहुत ज़्यादा रिजल्ट नहीं निकल पाता, तो हम चाहेंगे कि आप हमारी ये बोलियों के विकास के बारे में कुछ बात आगे पहुंचाएं। नहीं ठीक है, क्योंकि मैं चाहूँगा कि यहाँ की भाषा के संबंध में राजभाषा समिति का सदस्य भी हूँ, तो ये मेरा डायरेक्ट काम है। और इसका अगर लिखित रूप से हमें इस लिट चौक के मार्फत से पहुँचे, हम आपकी हेल्प करेंगे। और अब मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले हम पत्नियों के लिए भी गाना गाते हैं कि हमरे खातिर तोहरा के दुनिया में बुलौले बाड़े, हमरे खातिर तोहरा के दुनिया में बुलौले बाड़े, भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले बाड़। ईश्वर ने सबको बहुत अच्छे से रचा है, लेकिन जीवन साथी बहुत महत्वपूर्ण होता या होती है। और मुझे लिट चौक में आपने समय दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कभी कोई गलती हो जाए तो क्षमा कर देना, बट हम कोशिश करेंगे गलती ना हो। बहुत धन्यवाद मनोज भाई, आप एक बार आग्रह किया और आ गए आपकी सहृदयता के लिए, सहजता के लिए। और आपने जब बात कही ना कि मुझे नहीं पता इसका जवाब चालाकी से कैसे दिया जाए, वो आपकी मासूमियत जिंदगी भर याद रहेगी। और मैं इस बात पे भरोसा कर लेता हूं कि हर चौथे पांचवें दिन आपको लगता होगा यार राजनीति में क्यों आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज भाई, बहुत अभिनंदन।